हेलो दोस्तों, नमस्कार। कौन कौन आ गए हैं? मिष्टी और राजवर्धन और कार्तिक काले। हेलो कार्तिक काले जी। इज इट योर ओन नेम और योर पेरेंट्स नेम? हेलो प्रांजल। वाह, आज तो काफी लोग आए। लगता है हिस्ट्री किसी को समझ में नहीं आई है। हेलो समन। अरे वाह, 1 2 3 4 5। आज तो 5 लोग देख रहे हैं। अरे यार, ये क्या हो रहा है? ठीक है, सब लोग आ गए। कार्तिक काये जी, आपका असली नाम क्या है? आज हम हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। वैसे इंट्रोडक्शन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप लोगों को चैप्टर बोरिंग लगेगा अगर इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए हम इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, हम पूरा चैप्टर अच्छे से देखेंगे। ओके ओके ओके, शुरू करें क्लास। सब लोग रेडी है? अरे आज अक्षय और यश नहीं है। शुरू करें। शुरू करें। चलिए, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आपको जैसा कि पता है, आज पार्ट 1 है। ठीक है, और चैप्टर शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर देना, क्योंकि 168 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं आज, और ऐसे ही बढ़ाते रहना है, पता है ना? तो सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सो इट इज चैप्टर 1, और दिखने में बोरिंग, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत ही लॉजिकल सा चैप्टर है। ठीक है, सो देखिए, पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड नाम का एक आपको चार्ट, कॉन्सेप्ट चार्ट टाइप दिया हुआ है, उसको जरा गौर से देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो चीज हम देखने वाले हैं वो है हिस्टोरिकल रिसर्च अ क्रोनोलॉजिकल प्रोसेस। मतलब आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ये सब नहीं दिए हुए हैं, मैंने खुद बनाया है, लेकिन देखिए नाम से आपको समझ लेना है कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है। इट इज अ क्रोनोलॉजिकल प्रोसेस। अब क्रोनोलॉजिकल प्रोसेस मतलब क्या? आपने पिछले साल पढ़ा होगा इंग्लिश वगैरह में, सिर्फ पिछले साल नहीं, पिछले कई सालों से आपको क्वेश्चन आ रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली। तो आप उसमें क्या करते हो? आपको कुछ ऐसे घटनाएं दी जाती है, इवेंट दिए जाते हैं, और उनको आपको सही ऑर्डर में लगाना रहता है। राइट, पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। तो क्रोनोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब ही होता है कि कंटिन्यूअसली एक के बाद एक क्या क्या घटनाएं होती है, उसे हम क्रोनोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। तो देखिए हिस्टोरिकल रिसर्च, अब देखिए हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब है यहाँ पे कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था ये सब पता लगाना, इसे हम हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। तो हिस्टोरिकल रिसर्च, राइटिंग, उसे फिर उसके बाद अच्छे से लिखना पड़ता है, एकदम अच्छे से प्रेजेंट करना पड़ता है, और उसके बाद उसके ऊपर और भी डिटेल्ड स्टडीज होती है। और ये किस ऑब्जेक्टिव से होती है? ऑब्जेक्टिव मतलब इसका एम क्या है, इसका ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी। पहली चीज तो है हमें एक क्रोनोलॉजी समझनी है कि कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ, कैसे कैसे हुए थे ऑफ द पास्ट इवेंट्स। मतलब हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी समझनी है हमें, एंड देयर इंटरकनेक्शंस। इंटरकनेक्शंस का मतलब हिस्ट्री में हर एक इवेंट इंटरकनेक्टेड होती है, एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ उसका कनेक्शन होता है। जैसे कि हमें एक एग्जांपल लेना हो तो हम बोल सकते हैं कि 2 किंगडम्स के बीच एक बहुत बड़ी वॉर हुई। तो अब उस वॉर के पीछे क्या कारण था? सिर्फ वॉर डायरेक्टली गए और एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं है, उसका कुछ बैकग्राउंड होगा। तो एक और एक इवेंट था, उसके साथ इसका कुछ कनेक्शन है। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो एक साथ मिलाकर एक क्रोनोलॉजी बनाते हैं, और उससे हमारी हिस्ट्री बनती है। ठीक है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट इवेंट्स एंड देयर इंटरकनेक्शन, उनमें क्या क्या कनेक्शन है। एंड दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब हिस्ट्री तो कभी भी खत्म नहीं हो रही। आज भी हम एक हिस्ट्री ही बना रहे हैं। जैसे कुछ सालों बाद हम किसी को कहानी सुना रहे होंगे कि एक बार पता है क्या कोरोना आया था दुनिया में। ठीक है, तो दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, आज भी हिस्ट्री बन रही है और हमेशा से बनती आ रही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मेथड ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेज। आप कहोगे अब ये कहां से आ गया हिस्ट्री के अंदर, तो वो आगे समझ में आएगा। तो फिजिकल साइंसेज मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री जो होता है, नेचुरल साइंसेज मतलब बायोलॉजी होता है। ठीक है, तो देखिए इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेज द एम्पायरिकल मेथड, कौन सा मेथड?
द एम्पायरिकल मेथड is used to verify the available knowledge। अब एम्पायरिकल मेथड क्या होती है? एम्पायरिकल मेथड मतलब एक्सपेरिमेंट करके और फिर उस एक्सपेरिमेंट में से ऑब्जर्वेशन करके इन्फेरेंस निकालना, इसे हम कहते हैं एम्पायरिकल मेथड। जैसे आपको एक्सपेरिमेंट्स कराते होंगे साइंस सब्जेक्ट में, राइट, स्कूल के अंदर, तो वो क्यों कराते हैं? बिकॉज आपको वो एम्पायरिकल मेथड सिखाना चाहते हैं जो कि हमें फिजिकल और नेचुरल साइंसेस में हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और ये क्यों इस्तेमाल होती है? टू वेरीफाई द अवेलेबल नॉलेज। जो हमारे पास पहले से ही नॉलेज है उसको वेरीफाई करने के लिए, मतलब वो सच्ची है या नहीं है वैसा हम पता कर सकते हैं ये सब एक्सपेरिमेंट्स करके। अब एक एग्जांपल ले ले सिंपल सा कि न्यूटन साहब ने हमें बोला था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कि हर एक चीज पर एक इनर्शिया होता है। अब उसे प्रूव करो, ये हमें नॉलेज पता है, इसको वेरीफाई करो, मतलब इसे प्रूव करो। तो प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक कार में जाओ, एक बस में जाकर बैठ जाओ, उसको एकदम तेजी से ले जाओ और बीच में से जोर से ब्रेक मारो, सब लोग कैसे? पीछे, राइट। तो वो क्यों होता है? क्योंकि इनर्शिया है। तो देखिए ऐसे प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स के ऑब्जर्वेशन से हम वेरीफाई कर सकते हैं जो भी नॉलेज है हमारे पास। दिस मेथड अलाउज फॉर्मुलेटिंग लॉज दैट रिमेन ट्रू इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस। अरे भाई, आज मैं ये एक्सपेरिमेंट करूं, 100 साल पहले करता, 400 साल पहले करता, अर्थ के किसी भी कोने पे करता, लेकिन ये आंसर तो सेम ही आने वाला था। इनर्शिया तो है, ये तो सेम आने वाला था ना स्पेस मतलब अर्थ में, राइट। सो दोस लॉज कैन बी टेस्टेड एंड प्रूव्ड रिपीटेडली। बार बार जाओ, बस पे बैठने को कोई क्या कहते हैं उसे, मतलब कार या बस में जाके बैठने का कोई लिमिट है क्या? नहीं है, कभी भी जाके बैठ जाओ। तो ये कभी भी आप इसे प्रूव कर सकते हो, कभी भी इसे टेस्ट कर सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेस और हिस्ट्री के बीच, और वो डिफरेंस क्या है वो भी हम देखेंगे। इन हिस्टोरिकल रिसर्च इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज द मेथड ऑफ लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। मतलब भाई, एक व्यक्ति आके हमें बोले कि हाँ यहाँ पे इतने साल पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, तो आप क्या एक्सपेरिमेंट करके देखोगे यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन थी? नहीं कर सकते। हिस्टोरिकल मेथड में हम एक्सपेरिमेंट्स, लैबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट्स करके नहीं पता लगा सकते, और अगर पता लगा भी जाए तो 100% ट्रू है या क्या नहीं ये नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल, अभी आप बोलोगे कि कार्बन डेटिंग मेथड तो हम इस्तेमाल करते हैं हिस्ट्री के अंदर, जैसा हमने साइंस 2 में पढ़ा हुआ है व्हाट इज कार्बन डेटिंग मेथड, उससे हम हिस्टोरिकल रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन वो कार्बन डेटिंग मेथड 100% सक्सेसफुल नहीं है, उसमें भी रिजल्ट जो है वो 100% सही ही होगा ऐसा हम नहीं कह सकते, ठीक है। सो कोई भी ऐसी आज तक कोई भी ऐसी हिस्टोरिकल रिसर्च में मेथड नहीं आई जिसमें आपने लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया और उसका 100% सही से रिजल्ट आ गया, ठीक है। नाउ दिस इज सो बिकॉज वी वर नॉट प्रेजेंट इन द हिस्टोरिकल टाइम एंड स्पेस एंड द हिस्टोरिकल इवेंट्स कैन नॉट बी रिक्रिएटेड। ऑल्सो इन हिस्ट्री इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट लॉज दैट रिमेन ट्रू इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस। अच्छा, पहली चीज ये है कि हिस्टोरिकल इवेंट्स कैन नॉट बी रिक्रिएटेड। अरे भाई, पानीपत की बैटल हुई, आप लोग आज के जमाने में बैटल कराओगे? पहली चीज तो उस बैटल में क्या क्या हुआ वो पता नहीं, दूसरी बात बैटल में लोग मरे थे, तुम मरवाओगे लोगों को? लेकिन दैट इज 100% हम उस एक्सपेरिमेंट को आज के जमाने में नहीं कर सकते, उन चीजों को आज के जमाने में हम रिक्रिएट नहीं कर सकते। रिक्रिएट मतलब वापस नहीं कर सकते, ओके। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह सकते हिस्ट्री में ये लॉ था, हिस्ट्री में वो लॉ था। कभी सुना है हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में अपने कहीं लॉ लिखा हुआ सुना है? नहीं सुना है। लॉ हमें सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में मिलता है, वो अलग चीज है, लेकिन हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में आपको लॉ कहीं नहीं मिलता कि ये लॉ है कि इतने ईयर्स में ये होगा, ये सब नहीं चलता है यहाँ पे, राइट। तो इसलिए हिस्ट्री की रिसर्च जो है वो साइंस की रिसर्च से थोड़ी सी अलग रहती है, ठीक है। और इसलिए आपको इस साल की पूरी टेक्स्ट बुक में आपको सिर्फ और सिर्फ रिसर्च वगैरह के बारे में बताया गया है, कोई हिस्ट्री सिखाई नहीं, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आई चीजें? यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आई? क्या हम इंट्रोडक्शन क्विट कर नहीं सकते? राजवर्धन, कर तो सकते हैं, प्रॉब्लम यह है कि कर दोगे ना तो फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा, बोरिंग लगने लगेगी। हिस्ट्री को बोरिंग नहीं बनाना है, इंटरेस्टिंग चाहिए। वो स्टोरी अगर तुम्हें पूरी तरह से समझ में ही नहीं आई ना तो बोरिंग लगेगा। यस, समझ आई। हाउ मच ड्यूरेशन इट विल टेक? प्रांजल, आधा घंटा, ठीक है। 4:45 तक होगी क्लास। चलिए, कार्तिक जी, आपका असली नाम कार्तिक ही है क्या? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज जो हमें देखनी है वो है उसके बारे में आप डिटेल्स देख लेते हैं। मतलब अब हिस्ट्री में आप लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकते, तो अब क्या करोगे?
To begin, we need an expert who knows the language and script of a historical document in order to read it and understand its meaning. मतलब शुरुआत में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एक एक्सपर्ट चाहिए, क्योंकि क्या है, हिस्ट्री में हिंदी तो बोली नहीं जाती थी, लेकिन 1000 साल पहले कोई हिंदी थोड़ी ना बोलता था। जैसे मैं बोल रहा हूँ आज हिंदी, मुझे तब के डॉक्यूमेंट्स पढ़ के क्या समझ में आएगा, तब हिंदी थोड़ी थी, तब संस्कृत थी, तब प्राकृत थी, तब और भी कई सारी अलग अलग भाषाएं थी, लैटिन भाषा थी, तब आज कौन लैटिन बोलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को सबसे पहली बात तो हम आम आदमी नहीं पढ़ सकते। वी नीड एन एक्सपर्ट जिसे वो लैंग्वेज पता हो, जिसे वो स्क्रिप्ट मतलब लिखने का तरीका पता हो उस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट का, जिससे कि वो उसे पढ़ सके, उसका मीनिंग समझ सके, ठीक है। मतलब लैंग्वेज तो एक्चुअली में किसी को नहीं आती, लेकिन उस लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट मतलब उस लैंग्वेज को उसमें लिखा क्या है नक्की वो समझ पाना, वो किसी एक्सपर्ट के बस का ही काम होता है। ऑल्सो द एक्सपर्ट्स कैन एग्जामिन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। अच्छा, ऑथेंटिसिटी मतलब द रियलनेस, वो कितनी रियल है वो डॉक्यूमेंट, ठीक है। और उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया इस्तेमाल किए जाते हैं। पहली चीज तो लेटरिंग स्टाइल, मतलब पहले के जमाने में इंग्लिश ऐसे जो मैंने अभी यहाँ पे आपको टाइपिंग दिखेगा ना, पहले के जमाने में कोई ऐसे नहीं लिखता था, पहले सिर्फ कर्सिव ही चलती थी इंग्लिश में, ठीक है। वो ऐसे लिखते ही नहीं थे, उनको सिर्फ कर्सिव ही आती थी, ऐसा लगता था। तो देखिए उनका लेटरिंग स्टाइल, फिर उसके बाद ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग। अरे कोई भी तुम्हें उल्लू बना के चला जाएगा, तुम्हारे सामने एक पीस ऑफ पेपर पे कुछ लिखकर उसको ब्राउनिश कलर मार कर तुम्हें वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बता जाएगा, और तुम बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर विश्वास कर लोगे। नहीं चलता हिस्ट्री में, ठीक है। हिस्ट्री में वो सही है या नहीं है, उसकी ऑथेंटिसिटी मतलब रियलनेस, उसकी ओरिजिनल है या नहीं है, ये चेक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा अच्छे से उसकी बाल की खाल उतारनी पड़ती है, मतलब बहुत ही अच्छे से उसको एग्जामिन करना पड़ता है कि उसमें लेटरिंग स्टाइल कैसा है, मतलब उसके अंदर लिखने का स्टाइल कैसा है। नहीं तो कोई भी आपको ये वाली कंप्यूटर के जो अक्षर रहते हैं वैसे आपको कोई लिख के ला के देगा तो क्लियरली समझ में आएगा कि ये कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सिर्फ कोई उल्लू बना है, ठीक है। फिर ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, मतलब ऑथर का स्टाइल ऑफ राइटिंग का मतलब होता है कि अब फॉर एग्जांपल विलियम शेक्सपियर, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर ने कुछ पोएम्स लिखी, अब उनमें हमें एक सिमिलैरिटी दिखती है कि उनकी पोएम्स जो है ना वो हमेशा फ्री वर्ड्स में होती थी, वो कभी राइमिंग वर्ड के बारे में सोचते ही नहीं थे, ठीक है। तो ये जो फ्री वर्ड्स की पोएम है, अगर किसी ने तुम्हें बोला कि ये पोएम है उसके अंदर राइमिंग वर्ड्स है और वो विलियम शेक्सपियर के, तो क्या आप उसे सही मानेंगे? तो वो नहीं मानेंगे ना, दैट इज नॉट ऑथेंटिक। तो ऐसा ही है कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी चेक करनी है तो आपको ये सारी चीजें खंगालनी पड़ती है। फिर मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड टाइप ऑफ पेपर कब बना था, उसके लिए आप कई सारे मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि साइंटिफिक मेथड्स है लेकिन हिस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्टैम्प्स ऑफ अथॉरिटी, मतलब पहले के राजा कैसे थे आपको पता है ना, उनकी सील वगैरह हुआ करती थी, स्टैम्प वगैरह हुआ करते थे, वो थप्पा लगाते थे तब तक वो पेपर सही नहीं पाया जाता था, ठीक है। तो ये सारी चीजों को वो अच्छे से देखते हैं और सच अ डॉक्यूमेंट इज फर्दर स्क्रूटिनाइज मतलब बहुत अच्छे से उसका एकदम डिटेल में एकदम केयरफुली उसको एग्जामिन करते हैं। और उसको कैसे एग्जामिन करते हैं? बाय हिस्टोरियन विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। अब देखिए कभी भी हिस्ट्री के लिए ना, हिस्ट्री पढ़ते समय आप सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पे निर्भर नहीं रह सकते, आपको कुछ उससे रिलेटेड कुछ रेफरेंस भी चाहिए होते हैं। रेफरेंस का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि इस साल में यहाँ पे ऐसा ऐसा वॉर हुआ, ठीक है। तो एक डॉक्यूमेंट पे ही आप निर्भर नहीं रह सकते, आप आसपास के और भी डॉक्यूमेंट्स को लोगे, उसी जमाने के जो डॉक्यूमेंट्स थे। फॉर एग्जांपल कोई अगर ट्रैवलर आया होगा, ठीक है, मतलब आपको पता है कि चाइनीज ट्रैवलर्स पहले इंडिया में बहुत आते थे, तो वो चाइनीज ट्रैवलर ने अगर इसके बारे में थोड़ा सा भी एक जिक्र किया होगा तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई सही है वो डॉक्यूमेंट, लेकिन कहीं भी उसके बारे में एक सादी डिटेल भी नहीं दिखती आपको किसी भी और डॉक्यूमेंट में, तो फिर शक जाता है कि दैट इज नॉट ट्रू, वहां पे कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। सो यहाँ पे रेलेवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंस का मतलब उसको छोड़ के कुछ और जो कि उससे रिलेटेड है उसको वो क्या करते हैं, अच्छे से स्क्रूटिनाइज करते हैं, मतलब अच्छे से उसे ऑब्जर्व करते हैं, एग्जामिन करते हैं, ठीक है। ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। कोई भी डाउट आ रहा हो तो मुझे लाइव चैट में पूछ लेना, कोई मीनिंग समझ में ना आ रहा हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। फिर उसके बाद अब मेथड्स कौन सी इसमें इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। वेरियस डिसिप्लिन्स मतलब यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब है कि अलग अलग टाइप के काम, ठीक है, अलग अलग टाइप के जो काम करते हैं लोग, तो अलग अलग टाइप के जो काम होते हैं उनके मेथड्स यहाँ पे यूजफुल होते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में। जैसे कि आर्कियोलॉजी। अब आर्कियोलॉजी का क्या मतलब होता है? आर्कियोलॉजी का मतलब होता है कि ये देखिए यहाँ पे आपको आर्कियोलॉजी की एक फोटो दिख रही होगी,
आर्कियोलॉजी का मतलब है कि वहां पे ग्राउंड पे जाके वहां पे खुदाई वगैरह करके वहां से सबूत वगैरह इकट्ठा करना, उसे हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसका पहली बार पता चला क्योंकि वहां पे हड़प्पा नाम की एक सिटी के आसपास वहां पे बहुत सारी खुदाई हुई थी, ठीक है, तो इसलिए हमें उसके बारे में पता चला, इसे हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। फिर उसके बाद जो आर्काइवल साइंस होती है, आर्काइवल साइंस का मतलब होता है जो पुराने पुराने बुक्स रिकॉर्ड्स वगैरह पड़े हुए रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब बहुत पुराना जमाना था, तब आपको मिलेंगे पत्थर वगैरह जिसके ऊपर वो खुरच खुरच के लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद वाले जमाने में आपको कपड़े पे लिखी हुई चीजें दिखेंगी। उसके बाद वाले जमाने में पेपर आया, फिर पेपर के बाद आपको दिखेगा वॉइस रिकॉर्डिंग्स, वॉइस रिकॉर्डिंग्स के बाद वीडियोस। तो ये सारी जो रिकॉर्डिंग्स है, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, ये सब एक जगह पे अगर स्टोर करके रखे हुए तो उसे हम आर्काइव कहते हैं। तो आर्काइवल साइंस का मतलब है कि इन सब आर्काइव्स को अच्छे से इनकी एग्जामिनेशन करना, अच्छे से इनको पढ़ना और जांच करना कि क्या ये सही है, इनके अंदर कैसा कैसा लिखा हुआ है, ये सारी चीजों को हम आर्काइवल साइंस कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ी सी एक लाइब्रेरी दी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे बुक्स के लिए आप आर्काइव कह सकते हैं, फिर और कई सारे तरीके के आर्काइव्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होता है मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी। अब मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी का मतलब, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब होता है ऐसी एक किताब जिसे हाथ से लिखा गया हो, उसे हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी किताबों को अच्छे से जांचना जिसके अंदर हाथों से लिखा गया है, मतलब पुराने जमाने में थोड़े प्रिंटर विंटर हुआ करते थे, तो उसे हम कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत ही पुराना सा हाथों से लिखा गया संस्कृत का ग्रंथ, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी। फिर उसके बाद आता है एपिग्राफी। एपिग्राफी का मतलब है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस मतलब पत्थर के अंदर हम उसके अंदर जब क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर मंदिरों की दीवार वगैरह देखी होगी तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ उसके ऊपर कारीगरी, कुछ ना कुछ उसके ऊपर आर्टिस्टिक चीजें की हुई रहती है ना, उन्हें हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। अब सिर्फ आर्ट को ही इंस्क्रिप्शन नहीं कहते, उसके ऊपर अगर कुछ लिखा भी हुआ हो स्टोन के ऊपर, लिखने का मतलब है उसके अंदर वो, अब स्टोन के ऊपर आपको पता है ना उसको क्या कहते हैं, खुरच खुरच के उस पे लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कहाँ पे गया, हाँ इसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोन के ऊपर कारीगरी की गई है, तो इसे हम एपिग्राफी कहते हैं, मतलब स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। स्टोन के ऊपर उन्होंने कुछ कुछ बनाया हुआ है, उसे हम कहते हैं एपिग्राफी। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज होती है वो है एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल। मतलब अभी अभी मैंने बताया कि लेटरिंग स्टाइल में विथ समय के साथ कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आते रहते हैं। उसके बाद लिंग्विस्टिक्स मतलब लैंग्वेज की स्टडी, कि भाई कोई तुम्हें बोले कि 5000 साल पहले इंडिया में ये इंग्लिश में लिखा हुआ ग्रंथ मिला था, तो क्या आप बिलीव कर पाओगे? नहीं, क्योंकि थी ही नहीं, इंग्लिश ही नहीं थी ना इंडिया में 5000 साल पहले। तो इसे हम कहते हैं लिंग्विस्टिक्स मींस द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। फिर उसके बाद न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स मतलब कॉइन्स की स्टडी। अलग अलग जमानों में अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइप के कॉइन्स निकाले थे। पहले गोल्ड के कॉइन्स आते थे, सिल्वर के आते थे, ब्रॉन्ज के आते थे, अभी स्टील के और आयरन के कॉइन्स आते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, ठीक है। तो न्यूमिस्मैटिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ कॉइन्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमें दिखती है वो है जीनियोलॉजी। अब जीनियोलॉजी मतलब जीन्स से रिलेटेड है कुछ, जेनेटिक्स। याद है ना साइंस 2 में, मतलब बायोलॉजी में हमने जेनेटिक्स पढ़ा था, तो यहाँ पे लीनियर, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं जीनियोलॉजी, कि इसका बेटा कौन था, इसका बेटा कौन था, इसका बेटा कौन था, इसे हम कहते हैं जीनियोलॉजी, ठीक है। इतनी सी आसान सी ये चीज है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा कलेक्शन है कि एक फैमिली में कौन कौन लोग थे, ठीक है। यहाँ पे आप लिंग्विस्टिक्स मतलब स्टडी ऑफ लैंग्वेज ऐसा एक फोटो है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम जब हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं तब हम पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई सबको? क्लास खत्म ही होने वाली है 5-10 मिनट में, समझ में आ रही है? यश गायकवाड़ हियर, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं यश, रिपीट इसका कल सुबह 5 बजे से देख सकते हैं, नहीं तो सब्सक्रिप्शंस वाला जो पैनल होता है, यूट्यूब जैसे ही खोलते हैं तब एक सब्सक्रिप्शंस नाम का एक पैनल होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो इसका मिल जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। आई होप लैग नहीं हो रहा है ना, क्लास इज नॉट लैगिंग, आई होप। क्लास लैग तो नहीं हो रही? लैग नहीं हो रहा ना? नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज तो हम देखेंगे वो है अब हमारा इस
आज के पार्ट के लिए हमारा लास्ट पार्ट है, मतलब इंट्रोडक्शन हम खत्म कर रहे हैं। एक मेमोरी मैप आपको दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, जो कि है हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड के बारे में। अब ये हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड क्या होती है, इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आई डोंट क्वाइट रिमेम्बर ये कौन से क्वेश्चन में, लेकिन ये किसी तो भी एक क्वेश्चन का ये आंसर है। ऐसे मेमोरी मैप के फॉर्म में नहीं, आपको पॉइंट्स बना के लिखना होगा। टेंशन मत लो, आपको पूरे नोट्स भी दूंगा मैं लास्ट में, लेकिन क्या है, इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, हम हिस्टोरिकल नैरेटिव्स मतलब हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को हम कैसे लिखते हैं। तो पहली चीज हम जो करते हैं वो है कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, highlighting the processes that lead to historical transitions, carrying out comparative analysis। अच्छा, कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का मतलब तो आपको पता है, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को आपने कलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, हाईलाइटिंग द प्रोसेसेस दैट लेड टू हिस्टोरिकल ट्रांजिशंस। अब हिस्ट्री में कुछ ना कुछ बार बार बदलता रहता है, जैसे कि राजा बदल गया। फॉर एग्जाम्पल हम मुगल हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो औरंगजेब कैसे राजा बना, उसने अपने पिताजी को जेल में डाल दिया था राजा बनने के लिए। तो यहाँ पे ये प्रोसेस को हमने हाईलाइट किया कि औरंगजेब राजा कैसे बना, वहां पे चेंज कैसे आया कि उसने अपने पिताजी को जेल में डाल दिया। सो दैट इज कॉल्ड एज हाईलाइटिंग द प्रोसेसेस दैट लीड टू हिस्टोरिकल ट्रांजिशन। मतलब हिस्ट्री में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस किसकी वजह से आ रहे हैं, उसे हमें हाईलाइट करना पड़ता है। कैरिंग आउट कंपैरेटिव एनालिसिस मतलब एक डॉक्यूमेंट यहाँ है, एक डॉक्यूमेंट यहाँ है, इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, क्या दोनों में एक जैसा लिखा है, उसे कंपेयर करना। अगर एक जैसा नहीं लिखा है, मतलब कोई एक सच्ची होगी कोई एक झूठी होगी, तो उसको और भी आप रेफरेंसेस खोजोगे कि भाई हम क्या करें, किसकी माने, ठीक है। उसके हिसाब से हम कहते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, क्रिटिकली एग्जामिनिंग वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आपने सीखा है, जो हमारे ऑडियो सोर्सेज होते हैं, वीडियो सोर्सेज होते हैं, और भी कई सारे अलग अलग ओरल सोर्सेज होते हैं। ये सब जो सोर्सेज है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहानियां सुनाते हैं, कुछ लोग लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स लाते हैं, कुछ लोग कॉइन्स दिखाते हैं, मतलब कॉइन पे, इस कॉइन पे इतना साल लिखा है, ये राजा की फोटो है, तो हमें पता चलता है कि इस साल में ये राजा का शासन था। तो ये सब अलग अलग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को आप अच्छे से एकदम क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं, मतलब एकदम बहुत ही डिटेल में उसका एग्जामिनेशन करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ये सब, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए अंडरस्टैंडिंग कहा गया, कहा है यार, understanding the references regarding time and space of the given historical events and also various conceptual frameworks used in historical research method। मतलब बहुत सारे अलग अलग रेफरेंसेस को हम सबसे पहली बात तो समझेंगे कि उसके अंदर क्या क्या लिखा है। रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस मतलब कौन से टाइम से है वो रेफरेंसेस, अगर वो सेम टाइम से तो ही तो देखेंगे, राइट। अगर वो सेम जगह के तो ही तो देखेंगे, नहीं तो पता चला कि 500 साल के ही है दोनों रेफरेंसेस, लेकिन एक इंडिया का है एक अमेरिका का है, तो बीच में कुछ आपको मिलेगी नहीं सिमिलैरिटी, ठीक है। ऑफ द गिवन हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड आल्सो वेरियस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स का मतलब हुआ कि जब हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं तब उसके अंदर अलग अलग जो हमें कॉन्सेप्ट दिखाई देते हैं, मतलब कुछ राजाओं के मन में ये चल रहा था, कुछ राजाओं के मन में ये चल रहा था, इन्हें राजा के मन में क्या कॉन्सेप्ट था वो कहते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल कुछ राजा ऐसे होते हैं जो अपनी प्रजा का सच्ची में ख्याल रखते हैं, जैसे शिवाजी महाराज, या फिर कुछ राजा ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ दौलत से प्यार होता है, जैसे औरंगजेब इधर उधर कब्जा करने बैठा था सिर्फ, या फिर कुछ राजा होते हैं जिनको सिर्फ विस्तारवाद करना होता है, सिर्फ अपनी टेरिटरी बढ़ानी होती है, ठीक है। तो अलग अलग राजाओं के मन में अलग अलग कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें हमें समझनी होती है, नहीं तो हमें समझ में कैसे आएगा कि उस राजा ने जो किया वो सही था या नहीं था। अब राजा का हेतु पता होना चाहिए ना कोई भी चीज के पीछे, नहीं तो कोई बोलेगा कि राजा ने इस टेरिटरी पर अटैक किया, क्या ये सही था, कुछ लोग कहेंगे कि हाँ सही था, कुछ लोग कहेंगे कि सही नहीं था। अब सही था वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ उनका पता है कि राजा के मन में ऐसी चीज चल रही थी, उसके मन में सही भावना थी। जैसे शिवाजी महाराज ने भी तो बहुत सारे अटैक किए थे, लेकिन वो अटैक के पीछे क्या था, एक अच्छा रीजन था। तो इसलिए हमें एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क समझना जरूरी है कि उस राजा के मन में कॉन्सेप्ट क्या था, उसको क्या समझ में क्या आ रहा था कि उसने क्यों अटैक किया। कुछ लोगों को अगर वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, वो बोलेंगे कि शिवाजी महाराज के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलने लगेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आती है वो है फॉर्मुलेटिंग रेलेवेंट क्वेश्चंस इन व्यू ऑफ द हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। हिस्ट्री में क्वेश्चंस के सिवाय कुछ भी नहीं होता,
ठीक है। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं पूछोगे तब तक हिस्ट्री में आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको हिस्टोरिकल रिसर्च करते समय क्वेश्चंस दिमाग में आएंगे, तभी आप उसकी रिसर्च करोगे, उसके बाद ही आपको आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। सो बहुत सारे अलग अलग आपने क्वेश्चंस बनाए और उन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढना शुरू किया, और आंसर्स ढूंढने के बाद फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब जो आपको उसके बाद कंक्लूजन मिले, जो भी आपको इन्फेरेंस मिले, उसके बेस्ड आप एक रिसर्च पेपर बनाते हो कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ होगा, ठीक है। जैसे आज हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं एज ए स्टूडेंट, हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, गूगल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री हो, तो वो किसी ने तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे होंगे, ऐसे उससे आंसर्स ढूंढने के बाद उससे हाइपोथेसिस एक फॉर्म किया होगा, उससे कुछ ऐसा रिसर्च पेपर बना होगा कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, तभी तो हमें पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। कि पहले होता है कि हम सब कुछ कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको एकदम अच्छे से रिसर्च करते हैं, उसके बारे में अच्छे से एग्जामिन करते हैं, क्या क्या हुआ था ये सब समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पूछते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने के बाद हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब उन आंसर्स पे बेस्ड एक रिसर्च पेपर है, ठीक है। तो समझ में आई क्या बात सबको? क्या तुमने हिस्ट्री की नोटबुक कंप्लीट की है तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर सेंड करो। राजवर्धन, ये लेसन खत्म हुआ कि मैं तुम्हें पूरे नोट देने वाला हूँ, ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं अलग से नहीं भेजूंगा, क्योंकि 3 या 4 दिन बाद आपको वैसे ही पीडीएफ के फॉर्म में सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सब लोगों को समझ में आया? आया क्या? यस यस यस, चलिए। तो हमारे इंट्रोडक्शन में तो इतना ही था, और अब इसके बाद जो एक्चुअल लेसन है वो हम कल, एक सेकेंड, कुछ नहीं, 1 मिनट। हाँ, जो एक्चुअल लेसन है वो हम कल से शुरू करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, खत्म करते हैं। हाँ, और एक और चीज, आज रात को 9:30 बजे प्रीमियर होने वाला है ज्योग्राफी के फर्स्ट लेसन के फर्स्ट वीडियो का, ठीक है। तो सब लोग 9:30 बजे देख लेना, दूसरे वाले चैनल पे होगा, ठीक है। रात को 9:30 बजे ज्योग्राफी के थर्ड लेसन के फर्स्ट वीडियो का प्रीमियर होने वाला है, जो कि फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, ठीक है। तो खत्म करें। अगला पार्ट कब लेने वाले हैं? कल 4:15 बजे शाम को होगा पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट लेसन का पार्ट, और कल रात को इसका अगला पार्ट प्रीमियर होगा 9:30 बजे, ठीक है। खत्म करें। चलिए, तो आज रात को 9:30 बजे जरूर देखिएगा ज्योग्राफी लेसन नंबर 3 का पार्ट 1। कल शाम को 4:15 बजे हम पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 1 शुरू करने वाले हैं, और कल रात को 9:30 बजे इसका पार्ट 2 आ जाएगा। चलिए, so thank you so much, bye bye, have a nice day।